नमस्कार दोस्तों, तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स कोर्स के अंदर आपका आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं करदम रावल और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर सेबी के अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि शेयर मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, कौन जो इन लोग को मैनेज करता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो इकोनॉमिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं, या फिर जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, या फिर आर्ट स्ट्रीम से जो बिलोंग करते हैं, जिनका इकोनॉमिक्स के साथ जो शेयर मार्केट है उनके साथ कभी पाला ही नहीं पड़ा है, उनके रिगार्डिंग आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो जो है आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के द्वारा, जो एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल की विजिट नहीं ली है तो कृपया करके वहां पर जाइए, चैनल सर्च करें यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स और वहां पर जो है हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको द हिंदू एडिटोरियल यूट्यूब के अंदर सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा। दूसरी बात जो है, हमारा जो चैनल है उसके अंदर वेरियस जनरल स्टडीज के डायनामिक टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट करने के लिए मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़िएगा जरूर से। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स है उसका क्या कंटेक्स्ट है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर जो सेबी है उसके रिगार्डिंग जो कुछ फैक्ट्स है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। 1988 के अंदर एक अथॉरिटी आई थी जिन्होंने कंट्रोल और सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर जो चीजें एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर सुपरविजन करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट ने जो है सेबी को एज एन एक्ट 1992 के अंदर इसको बना दिया और ये बाद में हो गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सेबी जो है उसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटीज है, आईईएस, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो सेबी इस 92 में बोर्ड एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है, एक्ट भी बन जाता है और इसकी जो है 3 तरह की मेन जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट हुई है। तो किन 3 तरह के फंक्शंस जो है ये टेक आउट करते हैं? इन्वेस्टर्स, इश्यूअर्स और इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब है कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट के अंदर जो इंटरमीडिएटरीज है उनको एनेबल करना है। दूसरी एनेबल करनी है सेफ्टी और सप्लाई, जो प्रिसाइज और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है उसको। और थर्ड थिंग कि ये प्रोवाइड करेगी मार्केट प्लेस जहां पर इश्यूअर जो होंगे वो आके इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉपरली, तो अपना जो उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको यहां पर आके वो शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। तो सेबी के साथ सबको तालमेल मिलाकर चलना होता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी क्यों ना हो। इसके अलावा जो है जो भी कंपनीज शेयर्स, डिबेंचर, बोर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसी कोई भी डेरिवेटिव एक्टिविटीज जो मार्केट के अंदर करती है उन सभी को जो है मानना पड़ेगा सेबी की हर एक बात को, उनके हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और इसकी जो रीजनल ऑफिस है वो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के अंदर है। तो ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है, जब मेंस वाले आंसर लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है काम आएगी, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है भाई? सेबी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके जो बोर्ड के मेंबर हैं उसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके सुपरविजन से 2 मेंबर यहाँ पर आए होते हैं। फिर एक मेंबर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ताकि जो बैंकिंग वगैरह की एक्टिविटी है उसके ऊपर सुपरविजन रखी जाए। उसके बाद यहाँ पर 5 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अंदर जो 5 है उसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन है, वो आगे की स्लाइड के अंदर देखेंगे। यानी कि 1+8 मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, एक चेयरमैन और इसके अलावा 8 अलग मेंबर्स होते हैं, जो 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक यूनियन, 5 जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल रखना है सारी एक्टिविटी जो स्टॉक मार्केट के अंदर कैरी आउट होती है उसके अंदर। दूसरा है एडमिनिस्टर करना है, डेवलप करनी है गाइडलाइंस इंटरमीडिएटरीज के बीच में। तो तीसरा है कि अवॉइड करना है कुछ भी फ्रॉडुलेंट तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो उसको, और हार्मोनियस तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए और एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस सिस्टम सेटअप करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। और जो
दूसरी बात है कि जो राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि स्टॉक होल्डर्स के जो अधिकार है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, गारंटी प्रोवाइड करानी है, एक सेफ गार्ड सिस्टम प्रोवाइड कराना है। अगर उनके साथ कोई भी समस्या होती है, उनके इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी मसला होता है, तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए ही सेबी सबसे आगे रहेगा। तो फंक्शंस है, ये मैनेज करता है सारी सिक्योरिटी मार्केट को, इंडिया के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी मार्केट्स है, ये पूरी मार्केट को मैनेज करता है। दूसरा, ये एनालाइज करता है ट्रेडिंग जो स्टॉक्स की होती है उसके अंदर, और जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके अंदर जो माल प्रैक्टिसेस होती है, नेगेटिव एक्टिविटीज होती है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है और सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स को, खास करके स्टेक होल्डर्स को। तो यहां पर कंट्रोल किया जाता है स्टॉक ब्रोकर्स और सब स्टॉक ब्रोकर्स को, से भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इनको भी जो है सुपरवाइज और मॉनिटर करती रहती है। और ये इवन एजुकेशन प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर एजुकेशन, जो इन्वेस्टर को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके प्रो लेवल तक की जानकारी, ऐसा क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के रिजल्ट्स, इसके इंपैक्ट्स, कोई भी कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो इसके पीछे का रहस्य और क्या क्या सिचुएशंस कंपनी आगे जाके फेस करेगी, सारे मसले जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को नॉलेज, एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम भी सेबी जो है वो अपनी करती है। तो यहां पर जो है 9 अलग अलग कमिटीज है जो सेबी के द्वारा फॉर्म की गई है, और ये सारी जो है आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर नाम जो है ये आपको शॉर्ट फॉर्म के साथ याद रखने होंगे, ये कहीं ना कहीं आपको आंसर लिखने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये प्राइम इंपोर्टेंट कमिटी के नाम है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की नॉलेज दी जाती है इस कमिटी के द्वारा। फिर है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमिटी, तो बॉन्ड्स जो परचेज होते हैं कॉर्पोरेट बॉडीज के, उनके, और जो सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमिटी है वो एडवाइज करती है प्रोवाइड सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। डिपोजिटरी सिस्टम रिव्यू कमिटी, जो इंडिया के अंदर 2 डिपोजिटरी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है उसकी रिव्यू कमिटी है। फिर प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, तो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी वो है जो नई नई कंपनी मार्केट के अंदर अपने इश्यू लेके आती है, चाहे वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू कमिटी, तो जिसको क्वार्क के नाम से भी जाना जाता है, तो जो ऑडिट रिपोर्ट्स जो आए हो कितने ऑथेंटिक है और उसको किस तरीके से रिव्यू और एनालाइज करना है, ये कमेटी उसका रिव्यू करके एक्सप्लेनेशन और नॉलेज प्रोवाइड करती है। फिर है रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, जो कंपनी हो किस तरीके का रिस्क लेते हुए जो फंड्स मार्केट से उन्होंने लिए हैं उनसे उसके ऊपर किस तरीके का रिस्क करते हुए जो बिजनेस करने की जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है उसके रिगार्डिंग जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। फिर है सेबी कमेटी ऑन डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो जो सेबी की कमेटी है वो मेनली करती है काम की जो अकाउंटिंग डेटा रिवील हुआ है 31 मार्च का, जो नॉर्मली हर साल के 31 मार्च का जो डेटा होता है वो 30 सितंबर, जो आने वाला साल है उसके 30 सितंबर के पहले एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है डेटा रिवील हो जाता है। तो उस डेटा को रिवील करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेक करती है और जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है यानी कि प्रोवाइड की गई है बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो कितनी ऑथेंटिक है और उनका क्या मायनों में मतलब निकलता है, ये सारी ये कमेटी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसको स्कोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, अगर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को खरीद लेना चाहती है 100%, तो यहाँ पर होता है टेक ओवर। तो रेगुलेशन इसके ऊपर होते हैं कि भाई टेक ओवर होगा तो छोटे इन्वेस्टर से क्या उनके साथ कोई गपला तो नहीं होने वाला है, क्या उनको कोई लॉस तो नहीं होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग ये कमेटी है। जैसे कि वॉलमार्ट जो है इन्होंने अभी फ्लिपकार्ट के काफी सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आगे जाके ये जब 100% शेयर्स खरीद लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट जो है एक तरीके से टेक ओवर हो जाएगी वॉलमार्ट के द्वारा। तो ये चीजें सोचने वाली है। दूसरा एग्जांपल आपको अगर चाहिए तो जो भूषण शील को परचेज करना है, टाटा ने जो इतने शेयर्स लिए हैं अपना उनका लॉस कवर अप करने के लिए, तो ये एक प्रकार का टेक ओवर है। दूसरी बात, जो आइडिया और वोडाफोन का जो इश्यू है आपको पता होगा, तो उसको मर्जर बोलते हैं। दो बड़ी कंपनीज जो सिमिलर या फिर डिफरेंट कैटेगरी की स्ट्रीम में काम करती है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले तो वो मर्जर होता है। वेरस टेक ओवर यानी कि कंप्लीटली या फिर मेजोरिटी स्टेक जो है वो परचेज कर लेना। फिर इसके अलावा जो है
सुजलोन्स को काफी कंपनीज ने ऑफर की है कि हम आपको परचेस कर लेना चाहते हैं। फिर जो है अलग अलग इस तरीके का बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर इंटरनेशनली भी बात करें तो भाई याहू भी जो है वो अभी परचेज हो गया है दूसरी कंपनी के द्वारा। तो बहुत सारी कंपनीज जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा परचेज हो गया, व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के द्वारा परचेज हो गया। इसी तरह के से अलग अलग काफी एग्जांपल्स जो है मार्केट के अंदर टेक ओवर के अवेलेबल है। टेक ओवर तब होता है जब जो है जो लेने वाली कंपनी होती है उसको लगता है कि मैं इनसे कुछ प्रॉफिट कर पाऊंगा, या फिर जो वो कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही हो तो कोई और कंपनी आएगी और उसको प्रीमियम प्राइस पे खरीद लेगी और बोलेगी कि भाई हम जो है आपको बाय करेंगे और आप जो हमारे नीचे काम करेंगे। फिर है टेक्निकल एडवाइजर कमेटी। तो यहाँ पर टेक्निकल कोई भी मसला होता है तो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है वो अपने तहत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मेनली काम करती है सिक्योरिटी मार्केट के ऊपर नजर रखने की। 1988 के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई और 12 अप्रैल 1992 को इसको जो है स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गए और ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। 1992 से ही इन्होंने सेबीज एक्ट के तहत काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पर जो है इंडियन legislation enacted by Parliament of India for regulation and development of security market in India। तो ये जो है मेन पर्पस है सेबी का। मेन पर्पस यहाँ पर आपको ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रख लेना है। फिर जो है सेबी का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर हमने जैसे ही चर्चा कर ली, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 5 मेंबर जो है यूनियन गवर्नमेंट के आएंगे, जिसके अंदर 3 मेंबर जो होंगे वो एटलीस्ट 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होंगे और 2 लोग जो होंगे वो रोटेशन बेसिस के ऊपर रिटायर्ड होते रहेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर जो ऑब्जेक्टिव है सेबी के वो सारी रेगुलेट करेगी एक्टिविटीज जो स्टॉक मार्केट के अंदर कैरी आउट होती है। दूसरी बात, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड एंश्योर सेफ्टी टू द इन्वेस्टर। तो राइट जो होंगे इन्वेस्टर के वो सारे प्रोटेक्ट करने हैं। एक्टिविटीज जो स्टॉक मार्केट के अंदर कैरी आउट होती है उसको जो है रेगुलेट करना है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज जो माल प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस को बंद करना है और सेफगार्ड करना है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर बिजनेस के जो सेबी ने यहाँ पर डिसाइड किए हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस बिजनेस को फॉलो करने हैं। इसके अलावा जो है रेगुलेट करना है और डेवलप करना है एक कोड ऑफ कंडक्ट जिससे कि इंटरमीडिएटरीज जो है उनके बीच में जैसे कि ब्रोकर, अंडरराइटर्स, उन लोगों के बीच में जो है तालमेल बना रहे। तो ब्रोकर्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर परचेज और शेयर करना चाहते हैं तो जिनके माध्यम से ये एक्टिविटी आप करेंगे उसको ब्रोकर बोला जाएगा। और अंडरराइटर वो है जब कोई कंपनी नया शेयर इश्यू लेके आती है तो उसके लिए एक प्रोविजन होती है कि 90% शेयर्स जो है उन लोगों को मार्केट के अंदर बेच ही देने हैं। यानी कि वो जो शेयर्स मार्केट के अंदर बेचने के लिए आते हैं उनमें से 90% शेयर्स तो पब्लिक को लेने ही लेने हैं। तो अगर जो कंपनी आ रही है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई अगर हमारे 90% शेयर्स नहीं बिके तो अब तक का जो भी खर्चा किया है आईपीओ लाने का या फिर पब्लिक के लिए शेयर्स मार्केट के अंदर लाने का जिससे कि लोग हमारे शेयर परचेस करें और हमें पैसा मिले, तो ये जो पूरा खर्चा है वो एक्टिविटी नलीफाई हो जाएगी, पूरी चीज जीरो हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए जो है ये एक तरीके से अंडरराइटर्स जो होते हैं वो एक एजेंट का काम करते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखिए जितना भी शेयर्स आपको लगता है कि इतने मार्केट में बिकेंगे तो जितने नहीं बिकेंगे वो सारे शेयर्स जो है हम ले लेंगे चाहे मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस हो। तो यहाँ पर जो है अंडरराइटर्स अलग अलग तरीके के प्राइजेस प्रोवाइड करते हैं। कोई जो है एट द पार ले लेता है यानी कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही लेगा। कोई जो है डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स लेता है, जैसे कि 100 रुपए का शेयर है तो वो बोलेंगे कि हम इसके 100 नहीं देंगे बल्कि 85 रुपए में लेंगे। और कोई जो है प्रीमियम के ऊपर भी अंडरराइटिंग के शेयर्स लेता है। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम यानी कि उनको भी पता है कि इन कंपनी के शेयर्स जो है मार्केट के अंदर जरूर से बिक जाएंगे, फिर भी अंडरराइटर जो है प्रीमियम के ऊपर प्राइस देके जो है शेयर खरीदता है। ओपन मार्केट से भी खरीदता है, प्रीमियम से भी खरीदता है, यानी कि 100 रुपए का शेयर 100 से महंगे दाम में 105, 110, 115 में भी खरीदता है। तो 3 तरीके से यहाँ पर अंडरराइटर्स जो है काम करते हैं। मेनली इंडिया के अंदर अगर बात करें या फिर कोई भी कंट्री के अंदर बात करें या फिर अंडरराइटर्स की नॉर्मल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो डिस्काउंट रेट के ऊपर ही अंडरराइटर्स जो है शेयर खरीदते हैं। ये आपको सदा के लिए याद रख लेना है। जो फंक्शंस है सेबी के अंदर, ये प्राइस रीजिंग को चेकआउट करेगा, इनको इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है वो हम आगे देखेंगे। और जो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको जो है एकदम से प्रोहिबिट करना ना, ये इसके प्रोटेक्टिव फंक्शंस है। फिर डेवलपमेंट फंक्शंस है जिसके अंदर बोलते हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है इंटरमीडिएटरीज जो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर वर्क करती है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज कैरी आउट होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है और एक ऐसा अप्रोच प्रोवाइड कराना है जिससे कि पूरी एक्टिविटीज जो कैरी आउट होती है वो प्रमोट हो। और यहाँ पर इंटरनेट ट्रेडिंग और रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर्स को काफी सारी परमिशंस प्रोवाइड की जाती है। फिर अंडर राइटिंग जो ऑप्शनल्स है
वहां पे कॉस्ट कैसे कम आए उसके रिगार्डिंग ये लोग जो है परफॉर्म करते हैं। और जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है वहां पर प्राइमरी मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंज की वो चेकआउट होती है कि आईपीओ के अंदर क्या प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई नुकसान या फिर ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स जो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आईपीओ के अंदर उनके पैसे जो है कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। तो ये भी सेबी जो है चेकआउट करता है। फिर रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर ऐसा है कि कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो हमने आगे ही डिस्कस किया, जो अलग अलग कमिटीज यहाँ पर इन्होंने बनाई है वहां पर ये चेकआउट करते हैं। और जो टेक ओवर जो हमने बात की, जो टेक ओवर करने वाले हैं, तो टेक ओवर के रिगार्डिंग जो भी कंपनी जिस कंपनी को टेक ओवर करने वाली है तो उसके अंदर क्या सारी चीजें जो है सही तरीके से टेक ओवर के अंदर होने वाली है कि नहीं, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं होने वाली। क्योंकि टेक ओवर के अंदर यहाँ पर मसला देखने को मिला था, जो सत्यम कंपनी थी कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग काम करती थी मिस्टर राजू लामालिंगम की, तो उनकी कंपनी ने उनके बेटे की कंपनी जो सत्यम का एग्जैक्टली जो इंग्लिश स्पेलिंग है SATYM, उनका एग्जैक्टली जो है उल्टे से शुरू करेंगे तो माइटा स्पेलिंग बनता है, उस स्पेलिंग की कंपनी थी। तो उनके अंदर जो है टेक ओवर और मर्जर रिगार्डिंग इश्यू था, उसके अंदर जो है गपला किया था। तो ऐसा गपला ना हो इसके लिए जो है टेक ओवर रेगुलेशंस चेकआउट किए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये रजिस्टर प्रोवाइड कराता है और रेगुलेट करता है जो भी म्यूचुअल फंड की वर्किंग एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर नोट डाउन होती है। तो सेबी जो है ये अलग अलग कई एंगल से जो है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिश करता है। तो यहाँ पर सेबीज के पास क्या क्या पावर है, इनके पास पावर है अप्रूव करना स्टॉक एक्सचेंज को बाय लॉज, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का जब भी रिक्वायरमेंट हो तब उसका अमेंडमेंट करना, किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर कॉल फॉर पीरियडिकल रिपोर्ट ये करना इसका अधिकार है। फिर जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो एक्टिविटीज होती है उनके रिगार्डिंग भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये कभी भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, ये लोग रजिस्टर करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को। और यहाँ पर जो है सर्टेन कंपनीज जो है जो उनका शेयर्स जो लिस्ट हुए हैं और वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, तो उनके रिगार्डिंग काफी सारी प्रोविजंस होती है, वो प्रोविजंस क्या वो बखूबी निभा रहे हैं कि नहीं, इसका भी जो है चेकआउट करना इनका मेन पर्पज रहता है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो सेबी है उसकी हिस्ट्री फिर से एक बार देख लेते हैं। 4 अप्रैल 1992 को इन्होंने जो है स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन अवार्ड किया गया सेबी को, और सेबी जो है 1992 के एक्ट के तहत जो है 12 अप्रैल से काम करने लगा। 12 अप्रैल से इन्होंने काम करना शुरू इसलिए किया क्योंकि जो है 1988 के अंदर भी जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट इसका भी 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, इसलिए 12 अप्रैल 1992 को इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो अब तक जो है इन्होंने 25 साल से भी ज्यादा की जर्नी जो है रिमार्केबल इंप्रेशन छोड़ते हुए इन्वेस्टर्स के ऊपर, कैपिटल मार्केट के ऊपर अपना कार्य जो है बखूबी निभाया है। और सेबी आज भी जो है सारी एक्टिविटीज जो ऐसे करती है जैसे वो इन्वेस्टर का एकदम से प्राइम गार्डियन हो। तो यहाँ पर मेन इनके जो वर्डिक है वो ये है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो यहाँ पर ये इसका प्रियम्बल है, प्रियम्बल सदा के लिए आपको याद रखना है। कहीं पर भी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके का पॉइंट जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर आंसर के अंदर। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल और क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये रेगुलेशंस जो है ड्राफ्ट करता है, ये इंक्वायरी भी कर सकता है, रूल्स भी पास कर सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो प्रोलोगेटेड सिक्योरिटी लॉ है उसको अमेंड किया है सेकंड ऑर्डिनेंस के साथ 2013 के अंदर, और यहाँ पर जो सेबी है उसके अंदर भी अमेंडमेंट देखने को मिला है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। डिपोजिटरीज एक्ट जो है वहां पर भी यहाँ पर जो है अमेंडमेंट इसने किया है। तो 100 करोड़ की बात अगर करें तो यहाँ पर सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लाया था जहां पर मनी पुलिंग स्कीम्स जो थी, मनी पुलिंग स्कीम कोई भी तरह की हो जो 100 करोड़ या उससे अधिक की हो, तो यहाँ पर जो असेट्स है इनके अंदर उसको चेकआउट करेंगे, इनके सारे केसेस चेकआउट करेंगे और जो कोई भी नॉन कंप्लायंस होंगे उन सारी एक्टिविटीज को कैंसिल कर देंगे। फिर इनके पास अथॉरिटी है सर्च एंड सीजर के, अगर कोई भी तरह का गपला किसी भी कंपनी में पाया जाता है तो वो सर्च एंड सीजर के ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते हैं। और जो अमेंडमेंट लॉज है यहाँ पर जो अलाउ करते हैं सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कि कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन कंपनी की
रिगार्डिंग चाहिए तो वो ले सकते हैं, चाहे वो टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड ट्रेस करना हो या फिर जो भी बात हुई है कंपनी, ब्रोकर, इंटरमीडिएटरीज, कहीं पर भी कंपनी के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी बात हुई है तो ये सारा डेटा जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकती है। तो सेबी के पास जो है कंपनी के रिगार्डिंग बहुत पावर्स होते हैं। जो मेन पर्पस है इन लोगों का पावर यूटिलाइज करने का वो ये है कि जो इनके शेयर होल्डर्स है, इनके इन्वेस्टर्स है, जो सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उन लोगों का मसीहा सिर्फ सेबी है। तो सेबी के पास इतने पावर्स होना ये लाजमी बात है और ये होना भी चाहिए। एंड द लॉ would further allow setting up special court to speed up SEBI related cases। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट का आपको पता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल जिस तरीके से है, तो सेबी के रिगार्डिंग भी जो है आने वाले समय के अंदर स्पेशल लॉ की स्थापना की जा सकती है। और जो मेन चेंजेस जो है इस पार्ट का जो मेन पार्ट है वो ये है कि सेबी के आने के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस जो है कैपिटल मार्केट के अंदर किए हैं। इन लोगों ने एक चीज तो लाई कि ट्रेडिंग डे +2 ट्रेडिंग सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जब भी आप ट्रेड करते हो उसके 2 दिन के अंदर जो है पूरा सेटलमेंट आपका कर देना है, चाहे आपका प्रॉफिट है या लॉस है, जिससे कि जो है मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिर यहाँ पर दूसरी बात यह है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स आया 1999 के अंदर। अगर आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आज भी मौजूद है तो आप जो है इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने ब्रोकर के पास खाता खुलवाने के बाद, डीमेट खाता खुलवाने के बाद आपका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको आप डिजिटली शेयर्स जो है अपने खाते में डलवा सकते हैं। फिर जो है एंट्री लोड जो है म्यूचुअल फंड स्कीम 2009 के अंदर, उसके ऊपर बैन लगा दिया। फिर इसके बाद टास्क ऑफ गिविंग अप्रूवल टू एफआईआई रजिस्ट्रेशन वाज हैंडेड ओवर टू सेबी इन 2003। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी 2003 के अंदर, जब भी सेबी के हाथ में ये रजिस्ट्रेशन पावर आ गए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के, तो इससे जो है काफी चीजों के ऊपर सुपरविजन बनी रही और हमारी इकोनॉमी को इसने प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा हाथ दिया है। इसके अलावा जो है एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर प्रोमिसरी नोट्स की भी यहां पर इन्होंने एंट्री कराई। इसके अलावा जो इम्पोज सफिशिएंट चेक एंड बैलेंस टू अवॉइड द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी इनटू द इंडियन मार्केट। जैसे ही पैसे यहाँ पर आते जाते हैं तो सारी चीजों के ऊपर, पूरे कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर जो है इनका जो है पूरा सुपरविजन रहता है। कीपिंग विद द टाइम सेबी हैज टू इंट्रोड्यूस द ई-आईपीओ प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इन पब्लिक ऑफर टू हेल्प इन्वेस्टर बिड फॉर शेयर्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो अगर आप आईपीओ भरते थे तो पहले का समय था जब आईपीओ भरने का भी चार्ज लगता था। आज जो है फ्री है। फ्री इसलिए है क्योंकि मैन्युअली भरोगे तो भी फ्री है, ब्रोकर से भरेंगे तो भी फ्री है। पहले जो है ये चार्जेबल हुआ करता था और यहाँ पर जो है सेबी ने जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाई है इससे जो है कोई भी इंसान ब्रोकर के पास जाए बगैर भी अपने घर से, अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से जो है आईपीओ के अंदर फॉर्म भर सकता है। तो 1966 और 1997 के अंदर जो सेबी है उन्होंने सारे एक्सचेंजेस को डेली प्राइस बैंड की एक लिमिट दे दी कि भाई कोई भी शेयर हो 10% या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, और वीकली लिमिट रख दी कि कोई भी शेयर जो है 25% ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट की रेंज इन्होंने डिसाइड कर दी ताकि जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हो उसके अंदर जो है सुपरविजन दिखाई दे सके। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही उम्दा चीज लाई। इसके अलावा जो है सिस्टम के अंदर 10, 15 और 20% की मूवमेंट के ऊपर भी यहाँ पर सर्किट ब्रेकर सिस्टम लगा दी गई ताकि जो है इंडेक्स बेसिस जो प्राइसेस है स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी हो या फिर डेरिवेटिव मार्केट हो, तो नेशन वाइड इसका जो है कंट्रोल किया जा सके। इवन जो है वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी जो है सेबी ने कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम जिसका नाम स्कोर है, ये सारी चीजें जो है इन्होंने एनेबल कर दी। ये जो है इन्वेस्टर की जो है कंप्लायंस को मेनली 24 आवर्स के अंदर रिजोल्व करने का प्रॉमिस करता है। और ये कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टर का कंप्लेंट 24 आवर्स के अंदर रिजोल्व नहीं करता है, जो सेबी का कंप्लायंस रेगुलेशन सिस्टम जिसको स्कोर बोलते हैं, आप सेबी की वेबसाइट में जाओगे तो वहां पर भी स्कोर का एक आपको टैब दिखेगा। कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी कंप्लेंट का टिकट जो है वो रेज करते हो, टोकन रेज करते हो, तो अगर 24 घंटे के अंदर आपका रिजोल्यूशन नहीं आता है, आपको जवाब नहीं आता है, एटलीस्ट रिजोल्यूशन चाहे 24 आवर्स में ना भी आ पाए, लेकिन अगर आपको जवाब नहीं मिलता है 24 घंटे में, तो उस कंपनी को जो है सेबी जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है। और पेनल्टी जो होती है काफी हैवी होती है। पर डे के पर आवर के हिसाब से जो है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अंदर 500 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए से लेकर 2-2 हजार तक के पेनल्टीज यहाँ पर डे तक के
होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन है, जिसको IOSCO भी कहते हैं, इनका जो फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम है, जिसको FSAP कहते हैं, इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है RMF, इसको प्रिस्क्राइब्ड सेबी ने एक प्रिस्क्राइब तरीके से इंप्लीमेंट किया है, और ये एक पिलर है इंडियन सिक्योरिटी के अंदर जो सेटलमेंट सिस्टम चल रही है इसके रिगार्डिंग। यानी कि कुल मिलाकर बात जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन ने जो है सेबी की प्रशंसा की है कि जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया है सेबी ने, वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर प्रशंसनीय है। इसके अलावा जो डिस्टिंग्विश है सेबी का अदर रेगुलेटरीज इन इंडिया के रिगार्ड्स में, तो ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो रेगुलेटर का काम करता है, और जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये भी ये चेकआउट करता है। तो इसके अंदर से कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं, मेनली स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो है इसके रिगार्ड्स में जनरल स्टडीज 2 के सिलेबस में, और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो सिर्फ जनरल स्टडीज 3 में नहीं बल्कि 2 में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सेबी के रिगार्ड्स में, तो इनमें से जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है उसको आप जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट और डिटेल्ड पार्ट के अंदर इसको यूज करके जो बाकी का क्वेश्चन का मसला है उसका आंसर देने के लिए आपका बैकअप प्लान जो है, ये आप पूरा का पार्ट जो अब तक का लेक्चर कर रहा हो आपको हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से जो है जनरल क्वेश्चन आते हैं। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर जो है ये इक्विटी कैपिटल जो होती है कंपनी की, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर। कैसे? समझिए कि कोई कंपनी है, उन्होंने 10 रुपए का एक शेयर ऐसे 5 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल जनरेट की है, तो यानी कि कितने शेयर्स हो गए? 50 लाख शेयर्स हो गए। तो 50 लाख शेयर्स अगर कंपनी के हैं तो उनके अंदर जो एक एक शेयर है उसकी वैल्यू जो है 10-10 रुपए है, और उन शेयर्स के होल्डर्स को जो है वोटिंग पावर्स भी दिए जाते हैं। इक्विटी शेयर के होल्डर्स को वोटिंग पावर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स को वोटिंग पावर नहीं होते। वेरेस दोनों को अलग अलग फायदा कहां पर है? इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग पावर मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को जब भी कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव सिचुएशन अराइज होती है और पैसे जो है वापस करने की बात आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे। वरना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी अबाइडेड नहीं है कि उन लोगों को भी जो है शेयर्स के प्राइस वापस दिए जाए। तो ये याद रखने वाली बात है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है जहां पर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती है रिगार्ड्स टू सिक्योरिटीज। तो ये काम करता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत, और इसकी डेफिनेशन है स्टॉक एक्सचेंज एज एन बॉडी of individual whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities। तो यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं। भारत के अंदर दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE और BSE जो है वो नेशनल कैटेगरी के स्टॉक एक्सचेंजेस माने जाते हैं। तो व्हाट इज डिपोजिटरी? भारत के अंदर दो डिपोजिटरी है, ये आपको याद रखना है। दोनों के नाम जो है NSDL और CDSL। तो इनका जो नाम है वो ये है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। NSDL और CDSL ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ये काम करते हैं बैंक की तरह कि जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यूनिट्स जो है इनको आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाय और सेल कर सकते हो। और यहाँ पर जो है सारे शेयर्स जो आपके होते हैं, सारे सिक्योरिटीज जो आपने बाय किए हैं, बॉन्ड्स बाय किए हैं, कोई भी चीज आपने डिबेंचर्स भी बाय किए हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, यहाँ पर पड़े रहते हैं डिपोजिटरी के अंदर। तो मिनिमम नेटवर्थ जो होता है वो सेबी ने बताया है कि डिपोजिटरी सेटअप करने के लिए 100 करोड़ का होना चाहिए। और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? डिमेटीरियलाइज यानी कि फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक में, और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्टिफिकेट है उसको रीमटेरियलाइज यानी कि फिर से फिजिकल सर्टिफिकेट के अंदर कन्वर्ट कराने का, ये ट्रांसफर का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि अगर आपके नाम पर कोई शेयर है तो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेटलमेंट है, ट्रेडिंग जो आपने की है उसके रिगार्डिंग, तो ये यहाँ पर सेटलमेंट होती है। और एक्सचेंज कनेक्टेड सारी चीजें, यानी कि आपने बाय किया, किसी ने सेल किया, किसी ने सेल किया, आपने बाय किया, तो ये जो सिक्योरिटी की एक्सचेंज होती है दोनों पार्टीज के बीच में, तो ये डिपोजिटरी जो है इसके ऊपर नजर भी रखती है और ये एनेबल भी करती है कि आप जो है ऐसी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सको। व्हाट इज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि NSDL और CDSL जो हमने पढ़ा उसके तहत जो है जो भी लोग अपना
मेंबरशिप करवाते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के अंदर चलता है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स, कस्टोडियंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी परमिशन के तहत इन लोगों ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग हाउसेस और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा के अपने रिगार्ड में अपने नाम के अंदर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का टैग ले लिया, और इसके नीचे जो है ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स आते हैं जो शेयर्स रिलेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर से लेके शेयर ट्रांसफर की भी एक्टिविटी ये लोग करते हैं। और मेनली अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर 228 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसडीएल में, और सीडीएसएल की बात करें तो 563 डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। ये नंबर आपको याद रखना चाहिए, 268 एनएसडीएल के अंदर और सीडीएसएल के अंदर 563। तो ये नंबर जो है आपको मार्क्स लेने के अंदर हेल्प करेगा मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर। बड़े बड़े अगर नामों की बात करें कि कौन कौन से है, आपने एंजल ब्रोकिंग का भी नाम सुना होगा, शेर खान का नाम सुना होगा, कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड, जियोजीत, बीपीएन, परिबास फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो है ये भी ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड कराती है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इनके माध्यम से जो है आप आईपीओ भरने से लेके बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी से लेके शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट तक की एक्टिविटीज, इवन परचेज ऑफ डिबेंचर, कई सारी एक्टिविटीज जो है वो आप इनके माध्यम से कर सकते हो। और जो इनके नाम के नीचे जो ऑफिस खोल के बैठते हैं उन लोगों को ब्रोकर बोला जाता है। डीमटेरियलाइजेशन क्या है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डीमटेरियलाइजेशन जो है, अगर आपके पास पुराने टाइम पीरियड का कोई फिजिकल सर्टिफिकेट है जिस सिक्योरिटी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसको जो है आप एक डिजिटल अकाउंट खुला के, जिसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, डीमेट अकाउंट के अंदर जो है वो शेयर को फिजिकल से नष्ट करवा के डिजिटली आपके अकाउंट के अंदर जमा करा सकते हो। उसके अंदर बताएगा कि आपके नाम के ऊपर इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स है जिसका नंबर ये से ये लेकर है। जैसे ही डिजिटल जो फिजिकल सर्टिफिकेट के अंदर जो होता है उसी तरीके से डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर तैनात हो जाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट? सिक्योरिटी मार्केट तो पहले क्या है कि जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की, और यहाँ पर परचेज और शेयर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिगार्डिंग टू शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर वगैरह एक्टिविटीज के, इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है यहाँ पर बाय और सेल की जाती है। तो ये काम करता है मेनली कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके रिगार्डिंग रिसोर्सेज को रेज करने का, और कंपनीज जो है जो बिजनेस वेंचर करना चाहती है, पब्लिक इश्यू करना चाहती है, तो इसके रिगार्डिंग ये एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां से लोग जो है आके यहाँ पर शेयर स्टॉक्स वगैरह बाय करके पैसे अपने जमा कराएंगे और ये पैसे मिलेंगे कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज और बिजनेसेस को। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम दोज हैविंग आइडियल रिसोर्सेज, यानी कि इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उस पैसे को यहाँ से लेके जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उनको प्रोवाइड करेंगे, और बीच में जो सिक्योरिटी वाली चीज रहेगी वो होगा शेयर या फिर बॉन्ड या फिर डिबेंचर या फिर जो है सिक्योरिटी का कोई भी अलग तरह का कैटेगरी का कोई भी चीज। तो यहाँ पर जो स्टेटेड फॉर्मली सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर रिलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इंडिविजुअल के पास पड़ी हुई सेविंग को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा हो ये कॉर्पोरेट हाउसेस को मिलेगा, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोगों को मिलेगा, और उन लोगों को उसके रिगार्ड्स में जो पैसे दे रहे हैं उनको देने हैं शेयर्स। तो यहाँ पर जो है सेविंग का, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट का इंटरमीडिएट तक पहुंचना, इंटरमीडिएटरी तक का पहुंचने के बाद इसका फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में इसका यूटिलाइजेशन करना, और उसके सामने उन लोगों को सिक्योरिटी देना कि आपके पास ये कंपनी के इतने शेयर्स है। तो ये पूरी जो साइकिल चलती है, ये साइकिल के अंदर जो है किस प्लेस के अंदर कोई मैकेनिज्म के ऊपर ये साइकिल होती है, तो इस साइकिल को बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट। What is the role of primary market? तो there is a difference between primary market and secondary market. कोई भी कंपनी अगर जो है अपना शेयर पहली बार मार्केट के अंदर इश्यू करने के लिए आती है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस लेके आती है या फिर आईपीओ लेके आती है या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लेके आती है, तो जिस जगह पे ये शेयर्स जो है वो सेल करने के लिए आती है, तो उस मार्केट को बोलते हैं, नई सिक्योरिटी के अंदर सेल करने के लिए आने वाली कंपनी को बोलते हैं, इन मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां पर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी जो है, दोनों कंपनीज जो है इक्विटी और डेट जो है उसके लिहाज से यहाँ पर फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम या फिर डिस्काउंट लगाते
हुए जो है शेयर्स जो है लेके आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है। प्राइमरी मार्केट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हो सकती है या फिर इंटरनेशनली भी प्राइमरी मार्केट होती है। तो भारत की जो है विदेश के अंदर कई सारी कंपनीज जो है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। तो इंटरनेशनल मार्केट भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि एनेबल्ड नहीं है, ये भी चीज एनेबल हो चुकी है। इंडिया में 24 जुलाई 1991 के बाद जब से हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट किया है। व्हाई डू कंपनीज नीड टू इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक? क्यों भाई कंपनी क्यों पब्लिक को शेयर इश्यू करते हैं? पहले से दास्तान शुरू करते हैं। पहले जो है कंपनी वो प्राइवेट स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है, प्राइवेट लिमिटेड के तौर के ऊपर। वहां पर जो है प्रमोटर्स जो है, जो कंपनी को दिमाग में जिसके आइडिया आता है कि ऐसी कंपनी बनानी चाहिए, वो ग्रुप बना के जो है पैसे लगा के प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। उसके बाद जो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन्स लेते हैं बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। फिर आगे जाके उनको पता चलता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें और लोन और पैसे और फंड्स मिलेंगे तो हम और ज्यादा तरक्की करेंगे। तो वहां पर पैसे कहां से आएंगे, ऐसी सोच पे वो लोग क्या करते हैं कि पब्लिक के पास आने की कोशिश करते हैं कि भाई हम पब्लिक से पैसे मांगेंगे, पब्लिक को कहेंगे आप अपने पास जो भी छोटी छोटी अमाउंट है वो हमें दीजिए, हमने इतना क्राइटेरिया सेट किया है, उस क्राइटेरिया के अंदर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमारे भागीदार बने, हमारे सहभागी बने, और हम जो है जैसे ही ग्रो करेंगे उसका लाभ आपको भी दिलाएंगे। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो ट्रेडिंग वगैरह की आप कर सकते हो, तो आपको जो है पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा। अगर आपको पब्लिक के पास से पब्लिक का इन्वेस्टर बना, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट बनाना है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आपको चाहिए, तो आपको पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको प्रोस्पेक्टस देना है या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना है या फिर आईपीओ कैरी आउट करने के लिए ये आपको पब्लिक को इन्विटेशन देना है। तो वहां पर जो है पब्लिक आएगी और आपको पैसे देगी। और आपका जो मेन पर्पस है कि आप शेयर क्यों इश्यू कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये है ताकि फंड के लिए, फंड मिलेगा तो बिजनेस के अंदर बूस्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा बिजनेस ग्रो करेगा और ज्यादा सेल करेगा और मार्केट के अंदर जो है और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो रूल्स और रेगुलेशंस जो सेबी ने यहाँ पर रखे हैं वो सारी चीजों को फॉलो करना है। ये कोई भी कंपनी अगर शेयर इश्यू करना चाहती है तो उनको लिए फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और कोई भी कंपनी जो पब्लिक इश्यू लाना चाहती है उसके रिगार्डिंग सबसे ज्यादा अगर उनको प्रिकॉशन लेनी है तो सेबी के हर एक रूल्स और रेगुलेशन को उसको ध्यान में रखते हुए ही इन लोगों को परफॉर्म करना है। इसके बाहर जो है कोई भी एक्टिविटी वो लोग नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें नल एंड वॉइड की जाएगी, मानी जाएगी और माल प्रैक्टिसेस के तौर के ऊपर मानी जाएगी। तो यहाँ पर आईपीओ क्या है? आईपीओ जो है ये जो कोई भी कंपनी पब्लिक इश्यू करना चाहती है वो जैसे ही प्राइमरी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स बेचने के लिए रखती है तो ये हो जाता है आईपीओ। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है ये भी अगर फ्रेश इश्यू लाना चाहती है सिक्योरिटीज का और ऑफर करना चाहती है शेयर्स को, अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स है तो ये भी जो है बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, तो ये भी जो है आईपीओ के तहत ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर लिस्टिंग और ट्रेडिंग होती है इश्यूअर्स सिक्योरिटी की। और यहाँ पर इसके अलावा का जो पॉइंट है वो ये है कि सेल ऑफ सिक्योरिटी कैन आइदर थ्रू बुक बिल्डिंग और थ्रू नॉर्मल पब्लिक इश्यू। तो बुक बिल्डिंग और नॉर्मल पब्लिक इश्यू जो है ये एक नॉर्मल तरीका है कि सेल कौन से माध्यम से करना है, बुक बिल्डिंग के माध्यम से करना है या फिर पब्लिक इश्यू के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी पब्लिक इश्यू लाने वाली कंपनी के रिगार्डिंग कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करना है या फिर नॉर्मल पब्लिक इश्यू से करना है। मेजोरिटी कंपनीज जो है वो बुक बिल्डिंग के तरीके से जो है मार्केट में शेयर्स लाती है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक इश्यू जो है वो इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है लोगों के लिए और जो है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। यानी कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से जो है इश्यूज ज्यादातर पब्लिक के अंदर लाए जाते हैं। फिर बात करते हैं व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो सिंपल से तरीके के अंदर कहे कि प्रोस्पेक्टस जो है ये एक जैसे कोई शादी होती है तो हमें इनविटेशन कार्ड मिलता है, उसी तरीके से जो भी कंपनी पब्लिक इश्यू लाना चाहती है वो एक तरीके का प्रोस्पेक्टस निकालती है। एक डिटेल्ड ये जो प्रोस्पेक्टस होता है इसके एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और बताया जाता है कि हम जो है ये इश्यू क्यों लाना चाहते हैं और इस इश्यू के माध्यम से जो पैसे इकट्ठा होंगे उससे हम इस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करेंगे, उस यूटिलाइज किए हुए पैसे से क्या उम्मीदें हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट होने की और हमारी गुडविल में अंदर भी क्या इजाफा होने वाला है। तो ये प्रोस्पेक्टस बनाते समय जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन करानी होती है। इसके अलावा कंपनी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी की अब तक की बैलेंस शीट, कब तक कंपनी ने अब तक कहां से कितना पैसा लिया है और कौन कौन वहां पर गारंटर बना है और कंपनी ने अब तक कितना पैसा
चुका दिया है। बहुत सारी माइन्यूट से माइन्यूट इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंपनी की और फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की यहाँ पर डिस्क्लोज होती है। और सेबी ने स्पेसिफिकली बोला है कि 13 तरह की अलग अलग 23 तरह की अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करनी है। और पूरा प्रोस्पेक्टर ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो उसके दिमाग के अंदर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान के दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज न हो उतनी इंफॉर्मेशन आपको जो है सिर्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर ही रख लेनी है। तो एवरेज जो है यहाँ पर फॉन्ट साइज जो होती है 10 से भी छोटी होती है। और यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जो है वो नॉर्मली 50 पेजेस के आसपास का हर कंपनी का रहता है। और प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कंपनी को अपने हर रजिस्टर ऑफिस से लेके अपनी हर लाइसेंस ऑफिस तक और जो भी ब्रोकर्स है जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके बाहर ये पब्लिक के लिए रखना कंपलसरी होता है। इसके अलावा डिजिटली भी इसको डाउनलोड किया जा सकना चाहिए। और इसके अलावा जो भी कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहता है और अगर वो कहता है कि मुझे प्रोस्पेक्टस की कॉपी दो तो पूरे हिंदुस्तान में चाहे कितने भी पर्सन आके बोले कि इन्वेस्टमेंट की प्रोस्पेक्टस की मुझे कॉपी दो, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, भले ही वो इन्वेस्ट करे या ना करे लेकिन कंपनी को उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कराना ये उनकी जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबीज 2015। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। What is meant by मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग अभी मई महीने के अंदर करंट अफेयर्स आया था कि इंडिया की एक जो कंपनी है टाटा की वो सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन गई। और जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है इसका जो है स्थान देखने को मिला था। तो वो करंट अफेयर अगर आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि टाटा के रिगार्डिंग क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन की इंफॉर्मेशन आई थी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। यानी कि अगर कोई कंपनी है उसने 120 करोड़ के शेयर्स जो है इश्यू किए हैं मार्केट में और पर शेयर की अभी जो प्राइस है वो 100 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर बनता है उस आंसर को बोलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि अगर कंपनी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अपने सारे के सारे पैसे शेयर्स जो है वो बेच दे तो किसने पैसे जमा कर सकती है, ये बोलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। विश्व के अंदर सबसे बड़ी कोई कंपनी हो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा हो तो वो है एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी चाहे तो 83 कंट्रीज को ऐसे ही खरीद सकती है, इतना उसका तो सिर्फ प्रॉफिट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो आप बात ही मत करो। तो यहाँ पर जो है टॉप 10 कंपनीज जो है वो ज्यादातर कंपनीज जो है अमेरिका से ही बिलोंग करती है। और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये भी जो है फेसबुक, ये भी जो है ये टॉप 100 की लिस्ट के अंदर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और अलीबाबा जो है ये टॉप 10 के अंदर इंक्लूड होती है। टॉप 100 के अंदर जो है अलीबाबा.com, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर आती है। तो करंट अफेयर के अंदर हाल ही के अंदर इसी वीक में 15 to 20 जुलाई के अंदर जो है रिलायंस के मार्केट कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन आई थी कि भारत की जो है सबसे बड़ी कंपनी बनने की तादाद पर है रिलायंस कैपिटल। बहुत बड़ा नंबर होने वाला है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का सारे शेयर और मार्केट प्राइसेस को मिलाते हुए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ऐसे करंट अफेयर्स। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी मार्केट? जो हमने प्राइमरी मार्केट स्टडी कर लिया, प्राइमरी मार्केट में पहली बार कंपनी आके अपने शेयर्स जो है बेचती है अलग अलग जो मेथड है उसको और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। उसके बाद जो मार्केट के अंदर शेयर्स आ जाते हैं पब्लिक उसका बाइंग और सेलिंग जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर करती रहती है। और जो उनका पर्पस है जैसे ही हमने आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भाई जो टाइम जो है टाइम फ्रेम और स्पेकुलेशन वाले लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ा कि जो टाइम है उसके बीच में जो प्राइस डिफरेंस आता है उस प्राइस डिफरेंस का लाभ लेने के लिए जो है छोटी बहुत स्पेकुलेशन वाली एक्टिविटीज कैरीड आउट होती है। या फिर इन्वेस्टमेंट जिन्होंने पहली बार प्राइमरी मार्केट में बाय नहीं किया था उसको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है तो ये सारी एक्टिविटीज सेकेंडरी मार्केट के अंदर होती है। और ज्यादातर जो भी इंडिया के अंदर ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट में तो एक ही बार ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट भी होती है और डेट मार्केट भी होती है, यानी कि डिबेंचर्स भी मिल सकते हैं, शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट की डिटेल की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट ये चीज है जो ट्रेडर्स जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट के साथ की जो भी एक्टिविटीज हुई है उसको मेंशन करता है। ये रिलेशन डिफाइन करता है क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के। यहाँ पर परचेज और सेल और सेटलमेंट के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं
पूरे महीने में पूरे दिन के अंदर सारी चीजें यहाँ पर नोट डाउन होती है। अगर भविष्य के अंदर कोई भी डिस्प्यूट या फिर क्लेम दोनों में से किसी भी तरफ से किया जाता है इन्वेस्टर या फिर ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा, तो ये एक कोर्ट के अंदर जाने वाले केस के अंदर सबसे ज्यादा काम आ सकता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये एक स्टैम्प्ड और वैल्यू एडेड किया हुआ, ड्यूली साइंड, ऑथोराइज सिग्नेचर किया हुआ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास जरूर से होना चाहिए, ताकि अगर आगे आने वाले समय के अंदर कोई भी चीज समस्या उत्पन्न होती है तो वहां पर ये सारी चीजें जो है चेकआउट की जा सके। और इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है, यानी कि बहुत कॉपीज जो है यहाँ पर दोनों के पास होनी चाहिए। और क्लाइंट जो है इसके पास इस कॉपी का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि ट्रेडर जो है आपको चीट ना कर सके। और ट्रेडर के पास जो है ये कॉपी होना जरूरी है, ताकि क्लाइंट जो है इनको चेक ना कर सके। तो एक्नॉलेजमेंट जो है ये बहुत जरूरी है दोनों के रिगार्ड्स में। अब सिर्फ आपको दो चीजें जानने की जरूरत है, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग और एक और चीज कि इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है सेबी ने इसको बहुत ही इसकी निंदा की है और ये कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। एक तरह की माल एक्टिविटी है, माल प्रैक्टिस है। और ये क्या है कि भाई कंपनी के शेयर्स के दाम के अंदर या फिर कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होने वाली है जो कंपनी के जो क्लोज मेंबर होते हैं, की एम्प्लॉय होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन होते हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास ऐसी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि कंपनी के प्राइस के अंदर जो है अप्स या डाउन्स देखने को मिल सकते हैं शेयर के प्राइस के अंदर। तो ये जो चीज है उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस चीज का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए पब्लिक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचे उससे पहले जो शेयर्स के अंदर प्राइस के अंदर अप या डाउन देखने को मिलने वाला है तो उसका लाभ उठा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डिंग शेयर प्राइसेस के दाम के अंदर अप या डाउन देखने को मिलता है। तो ये की मैनेजरियल पर्सन, की एम्प्लॉई, एग्जीक्यूटिव या फिर कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर के जो काफी नजदीकी होता है, ऐसे क्या करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर की जो जानकारी है, जो खुफिया जानकारी है, उसका लाभ उठाते हुए मार्केट के अंदर जो आने वाले दिनों के अंदर जो चीजें आने वाला है उसके रिगार्डिंग ये क्या करेंगे, शेयर्स जो है बाय करने हैं तो बाय कर लेंगे, शेयर करने हैं तो शेयर कर लेंगे, ताकि जो है जब भी इसका बेनिफिट लेना पड़े तो उसका लाभ लेके जो है अपने पैसे बनाकर निकल जाएंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है 1992 के अंदर जो हर्षद मेहता का इंसिडेंस हुआ था तब, और 1996 के अंदर, और 2003 के अंदर, और 2007 के अंदर, तकरीबन 4-3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर भारत के अंदर कहीं ना कहीं से इनसाइडर ट्रेडिंग के बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। और वैसे तो जो है अब जो है क्या हो गया है कि जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली होती है या फिर कोई टेक ओवर मर्जर की इंफॉर्मेशन आती है तब जो है इनसाइडर ट्रेडिंग की कोई बात ही नहीं होती। ज्यादातर लोग अब जो है वो प्रो बन चुके हैं और बाकी मार्केट में ही इतनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग जो है सेबी के अंदर बहुत ही गैर कानूनी है, और जो भी पर्सन इसके अंदर संजीदा पाया जाता है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है तो सेबी जो है उसके ऊपर जो है 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकती है, और जो है 5 साल से लेके मैक्सिमम 6 महीने से लेके 5 साल तक की कैद की सजा सुना सकती है। कॉमन इन्वेस्टर्स जो है उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर और भी कड़े कानून आए, ऐसी भी यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस दी गई है कि और भी जो है इसको स्ट्रिक्ट बना दिया जाना चाहिए। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और व्हाट इज बुल मार्केट और बेयर मार्केट, यानी कि बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट क्या है। बुलिश मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो है शेयर्स और मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके जो दाम है वो बढ़ते रहते हैं, और जिसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स जो है वो इंक्रीमेंटल तरीके से चलता है, यानी कि दौड़ता है आगे की ओर। और जो इसका ऑपोजिट है यानी कि बेरिश मार्केट, जहां पर सेंसेक्स जो है वो घटता है। नॉर्मल जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके शेयर के प्राइसेस के अंदर कटौती देखने को मिलती है, और जहां पर सेलिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो सिचुएशन होती है बेयर मार्केट। और जहां पर बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वो होती है बुल मार्केट। तो यहां पर ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बुल मार्केट की साइन है वो इन्फ्लेशन की साइन है, बेरिश मार्केट की साइन है वो डिफ्लेशन की साइन है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। और यहां पर जो इन्वेस्टर्स है उसका जो है बेरिश मार्केट में लॉस होता है, और जो इन्वेस्टर है उनका
बुलिश मार्केट में प्रॉफिट होता है। बेरिश मार्केट को अगर आप देखें तो उसके अंदर एक करेक्शन वाली भी चीज होती है, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 1-2 महीने के लिए, मैक्सिमम 2 महीने के लिए अगर कोई शेयर के दाम घटते हैं और फिर से वो जो है ग्रो करना शुरू कर देता है तो उसको करेक्शन पीरियड बोलते हैं, उसको जो है डिप्रेशन यही बोलते हैं, डिप्रेशन या फिर डिफ्लेशन नहीं बोलते, या फिर बेरिश मार्केट नहीं बोलते। जो बहुत ज्यादा बढ़ गए उसके प्राइस जो है 2 महीने के लिए घटेंगे और फिर से जो है स्टेगनेंट तरीके के ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तो ये जो होता है उसको करेक्शन बोलते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टॉक मार्केट से भी और जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मिल गई होगी। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है इसको बखूबी जानने के लिए और पढ़ने के लिए और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।